तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, जैसे इसकी हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, कंपलसरी इंश्योरेंस क्या होता है, नॉमिनेशन इसमें किस तरह से होता है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी क्या है, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉरफिट ऑफ ग्रेचुटी, किस बेसिस पे इंप्लॉय की ग्रेचुटी को कंपनी फॉरफिट कर सकती है, ठीक है, वो देखेंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, ठीक है, इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी अमाउंट कैसे किया जाता है, ठीक है, पेनल्टीज के बारे में जानेंगे, और वेरियस फॉर्म जो ग्रेचुटी के हैं उनको देखेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So the Payment of Gratuity Act 1972 is a social security enactment, an act to provide for a scheme for the payment of gratuity to employee engaged in factory, mines, oil field, plantation, port, railway company and shop and establishment, ठीक है। So इन सभी जगह पर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो इस एक्ट के दायरे में आते हैं, अगर उस कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक्ट आया था 1972 में 16 सितंबर को ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द ग्रेचुटी, the word gratuity has been derived from the word gratius which means gift or present. So लैटिन भाषा का ये वर्ड है और इसका मतलब गिफ्ट और प्रेजेंट है। और ये भी कौन सा वाला गिफ्ट, विदाई वाला, ठीक है। एक तरीके से आप इसको विदाई गिफ्ट समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है और वो कहे कि मुझे पैसों की जरूरत है और मेरी ग्रेचुटी में से आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे बोनस में होता है कि आपको बोनस मिलना था 10,000 रुपए और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हो बोनस में से कुछ पैसा, या आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरिम बोनस दे सकता है। ग्रेचुटी में ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ लम सम पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर एज द रिट्रायल रिवॉर्ड फॉर हिज पास्ट सर्विस व्हेन हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड एंड कंपनी कैन पे ग्रेचुटी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बिलो कंडीशन। किस कंडीशन पे कंपनी पे कर सकती है ग्रेचुटी? रिटायरमेंट पर, रिट्रेंचमेंट पर, ले ऑफ पर, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस पे, डेथ पर और डिसेबलमेंट जो एक्सीडेंट या डिसीज की वजह से होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिसीज, ठीक, या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें, इससे ये पता चल रहा है कि सिर्फ सेपरेशन के केस में ग्रेचुटी मिलेगी, यानी कंपनी में काम करने के दौरान नहीं मिलेगी, सेपरेशन के केस में मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब उसकी जो एक सर्टेन जो लिमिट है वर्किंग की वो हो कंप्लीट अचीव की हो उसने, जो लगभग 5 साल होती है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे देखेंगे। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, कल 2 महीने पहले ज्वाइन किया तो उसे ग्रेचुटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कम से कम 5 साल की सर्विस उसे करनी है, उसके बाद अगर रिजाइन देता है तब उसको ग्रेचुटी के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ग्रेचुटी एक्ट है उसको 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एक स्कीम लेके आई गई। तो जो फॉर जेनरस एंड काइंड वर्कर और वेयर एग्रीमेंट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉय, सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई सबसे पहले 1950 के अंदर, ठीक है। फिर 1970 में केरला के अंदर ये स्कीम लेके आई केरला गवर्नमेंट और इनेक्टेड केरला इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970, ठीक है। उसके बाद 1971 में वेस्ट बंगाल ने भी एक स्कीम लेकर आए जिसका नाम था वेस्ट बंगाल एम्प्लॉयज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1971, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है 1972 में, ठीक है, पूरे भारत में ये लागू हुआ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ऑन 16 सितंबर 1972 लार्जली बेस्ड ऑन द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेशन। तो जैसा वेस्ट बंगाल का एक्ट था लगभग वैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट लागू किया पूरे देश में। तो अभी जो करंट में चल रहा है वो 72 वाला ही एक्ट चल रहा है, 1972। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड मॉनेटरी रिपोर्ट्स टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री, oil field, mines, plantation, railway company, shop or other establishment upon their superannuation, retirement, resignation and death or disablement. एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था पूरे भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का जो प्लांट वाला था और पोर्ट वाला जो हिस्सा था, प्लांट और पोर्ट पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांट, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी प्रेसिडिंग 12 मंथ। अगर एम्प्लॉय ने वहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर, तो ये उस फैक्ट्री पे या एस्टेब्लिशमेंट पे लागू हो जाएगा। बस लिमिट है इसमें 10 एम्प्लॉय की, ठीक है। इसके अलावा सच अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर और वर वर्किंग employed on any day in the preceding 12 month as the central government may notify in this behalf। तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल, तो जब भी ये किसी कंपनी पे लागू हो जाएगा तो हमेशा लागू रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी की, कहां पे लागू नहीं होगा। तो ये लागू नहीं होता है प्लांटेशन एंड पोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पोस्ट गवर्नड बाय द स्पेशल लॉ। तो यहाँ यानी कहने का मतलब ये है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट के तहत ग्रेचुटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज, क्लोज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रूल 6। रूल 6 ये कहते हैं, और रूल 3। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, कंपनी को बंद कर रहे हो या कंपनी के नेचर में चेंज कर रहे हो, तो कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आपको बताना होता है, ठीक है, अथॉरिटी को, ठीक है। तो एक नोटिस देना होता है जब आप अपनी कंपनी खोल रहे हो फॉर्म ए के अंदर विदिन 30 डेज में, ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। नोटिस भी देना होता है अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो, जैसे नाम चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, कंपनी का बिजनेस ऑफ नेचर चेंज कर रहे हो, ठीक है।
एम्प्लॉयर को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे इनमें फॉर्म बी के तहत आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है विदिन 30 डेज। और अगर आप अपनी कंपनी को बंद ही कर रहे हो, ठीक है, क्लोजर कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, तो उस केस में आपको फॉर्म सी के अंदर नोटिफिकेशन देना होता है कंपनी को, और सॉरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को विदिन 60 डेज, यानी हाँ बिफोर एटलीस्ट 60 डेज बिफोर ऑफ क्लोजर। अब थोड़े से इनके डेफिनेशन समझ लेते हैं, बेसिक टर्म्स। सो डेफिनेशन में अगर बात करें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। कोई भी ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। बाकी सभी जगह स्टेट गवर्नमेंट एज ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर की जाएगी। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो सीजन टू सीजन में ओपन होती है, जैसे फैक्ट्री हो गई, आपकी पटाखे की फैक्ट्री होगी, आइसक्रीम की फैक्ट्री होगी। सुपर एनोवेशन का मतलब है अर्ली रिटायरमेंट या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर आपका मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतनी एज पे पहुंचते ही आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो चीज है। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है लगातार सर्विस आपकी मानी जाएगी, ज्वाइनिंग से लेकर जिस दिन आपका एग्जिट है उस बीच कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई छुट्टी हो चुकी है ले ऑफ की वजह से, मैटरनिटी लीव की वजह से या डिसेबलमेंट की वजह से, तो वो लीव ही कंसीडर की जाएंगी, वो गैप कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कंपलसरी इंश्योरेंस, यहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस भी कराना होता है। किस चीज से कराना होता है? ग्रेचुटी के अमाउंट का, ठीक है, कंपनी को, अगर 500 से ज्यादा वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आगे फर्दर देखेंगे। ऑक्यूपायर और एम्प्लॉयर का मतलब वही है कि जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है, वो यहाँ पर उसको ऑक्यूपायर और एम्प्लॉयर माना जाएगा। फैक्ट्री के केस में आपका मैनेजर होगा, और फर्म के केस में आपका पार्टनर होगा, और कंपनी के केस में डायरेक्टर होगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की कोई एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री है, तो उस केस में उन्होंने जिसको अपॉइंट किया है वो पर्सन, और अगर किसी को भी अपॉइंट नहीं किया तो मिनिस्ट्री होगी वहां पे एम्प्लॉयर, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी के केस में सीईओ होगा। एम्प्लॉय यहाँ पे डेफिनेशन जो है इसके आगे देखेंगे हम एम्प्लॉय की, और फैमिली और नॉमिनी और लीगल हेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी बनाना मैंडेटरी है एम्प्लॉय को, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट के दायरे में आता है, और वो अपनी फैमिली में से ही नॉमिनी बना सकता है, ठीक है, अगर उसकी फैमिली है। हाँ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी कोई फैमिली नहीं है तो किसी को भी बना सकता है। इसी तरह से अगर किसी ने फैमिली नॉमिनी नहीं बनाया और उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई है, या एम्प्लॉय और नॉमिनी की दोनों की डेथ हो चुकी है एक साथ, तो उस केस में जो ग्रेचुटी का पैसा मिलता है वो लीगल हेयर को मिलता है, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहा जाता है। इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, और यही सारी मैटर देखता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉय में हर वो व्यक्ति यहाँ पे एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपॉइंट किया गया है कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, माइन हो, ऑयल फील्ड हो, प्लांटेशन हो, पोर्ट हो, रेलवे कंपनी हो या शॉप हो, ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी तरह का काम कर रहा है, स्किल, अनस्किल, मैनुअल, सुपरवाइजर, टेक्निकल और क्लरिकल। इसके अलावा वो जो है चाहे उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सप्रेस है या इंप्लाइड है, वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एज ए एम्प्लॉय। किसको यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट को हेल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, अ पोस्ट विच इज गवर्न्ड बाय द एनी एक्ट और बाय एनी रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो कहने का मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिनको अलग से कोई दूसरे एक्ट के जरिए ग्रेचुटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर की बात मैंने आपको बताया था पूरा प्रॉपर कि कोई भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर जिसको अपॉइंट किया है तो वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी ने जिसको अपॉइंट किया है वो पर्सन माना जाएगा। और अगर इन एनी अदर केस तो जो मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के केस में मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, ठीक है, जिसको भी अल्टीमेट, जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल है, वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एम्प्लॉयर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर लोकल अथॉरिटी ने किसी पर्सन को अपॉइंट ही नहीं किया, उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री होगी उस डिपार्टमेंट, उस जिस मिनिस्ट्री से वो रिलेट कर रहा है, तो वो मिनिस्ट्री वहां पे एज ए एम्प्लॉयर कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के केस में सीईओ कंसीडर किया जाएगा लोकल अथॉरिटी का, अगर वहां पे किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया है। तो आई होप एम्प्लॉयर की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आप इस चार्ट को देख लोगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में ये सभी जो है एम्प्लॉय पे जो डिपेंड करते हैं वो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाउस, ठीक है, खुद के माता पिता, स्पाउस के माता पिता, दोनों के बच्चे, ठीक है, और विडो एंड चाइल्ड ऑफ प्रीडिकेस्ड सन, ठीक है। तो अगर बच्चे बेटा है, बेटे की अगर डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली भी इसके अंदर मानी जाएगी फैमिली की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये सभी आपके फैमिली में कंसीडर किए जाते हैं। अब नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन किसको आप नॉमिनी बनाओगे? तो जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है 1 साल, ठीक है, तो वैसे ही आपको एक नॉमिनी बनाना होता है विदिन 30 डेज में, ठीक, और फॉर्म F के अंदर आप ये बनाओगे। अब एम्प्लॉयर आफ्टर वेरीफाइंग द एम्प्लॉइज डिटेल्स इन नॉमिनेशन फॉर्म shall record the nomination after acknowledging receipt thereof to the employee, and then उसके बाद employee has no family at the time of nominee। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी कोई फैमिली नहीं, तो मैंने बताया था वो किसी को भी बना सकता है नॉमिनी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर वो जो इसने पहले नॉमिनी बनाया था किसी को, मान लो अपने फ्रेंड को नॉमिनी बना दिया उसने, वो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। अब उसको अपने स्पाउस को बनाना पड़ेगा नॉमिनी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा इसमें ग्रेचुटी में, कई बार ये आ जाता है, पूछ लेते हैं।
टेस्ट वेस्ट में जो होते हैं, या इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से. एन एम्प्लॉय हु इंटेंड टू मॉडिफाइज हिज नॉमिनेशन कैन डू सो आफ्टर गिविंग रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर इन फॉर्म एच. तो अगर फॉर एग्जांपल उसने पहले किसी और को बनाया, अब किसी उसको चेंज करना चाहता है, तो फॉर्म एच के थ्रू वो चेंज कर पाएगा. ठीक है. हाँ, और ऐसा एम्प्लॉय जिसकी कोई फैमिली नहीं है, फॉर्म जी के तहत वो बना पाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे 3 फॉर्म आ रहे. फॉर्म एफ फ्रेश नॉमिनी बनाना. ठीक है. फॉर्म जी में अगर किसी की कोई फैमिली नहीं है तो वो किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, और फॉर्म एच किसी को मॉडिफिकेशन करना है. ठीक है. तो उस केस में होगा अ फ्रेश नॉमिनी और मॉडिफिकेशन ड्यूली साइन बाय द एम्प्लॉय और शैल बियर हिज थंब इंप्रेशन. अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इंप्रेशन लगाएगा. एंड प्रेजेंस ऑफ द 2 विटनेस. तो नॉमिनेशन फॉर्म हम देखेंगे किस तरह का नॉमिनेशन फॉर्म होता है, एंड देन नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह का होता है. तो ये ग्रेचुटी फॉर्म होता है. फॉर्म एफ नॉमिनेशन, यहां पे कंपनी की नाम आ गया. ठीक है. कंपनी का एड्रेस आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा. यहाँ पे एम्प्लॉय जिसको नॉमिनी बनाना चाहता है उनकी डिटेल्स आ जाएगी, रिलेशनशिप आ जाएगा, एज आ जाएगा और प्रपोर्शन आ जाएगा. मान लो वो अपने फादर और मदर दोनों को बनाना चाहता है, तो यहाँ फादर मदर का नाम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा फादर मदर, यहाँ एज आ जाएगी दोनों की, यहाँ पे 50% इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. या जो भी प्रपोर्शन वो देना चाहता है. उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल देगा वो. ठीक. यहाँ पे साइन करेगा, अगर साइन नहीं कर सकता तो थंब लगाएगा. ठीक है. और डेट डालेगा. उसके बाद विटनेस, तो यहाँ पे विटनेस का नाम आएगा, विटनेस का सिग्नेचर आएगा, विटनेस की डेट और मतलब जिस डेट में वो भर रहा है डेट और प्लेस आ जाएगी. और यहाँ नीचे कंपनी की डिटेल, मतलब कंपनी एज ए एचआर आपका यहाँ पे आएगा. सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉयर, तो जिसने उसको अप्रूव देखा है, चेक किया है, उसकी यहाँ पे डिटेल. अगर आप चेक कर रहे हो, आपको आपने फॉर्म रिसीव किया है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, सही है, करेक्ट है. अगर कोई गलत है तो मॉडिफाई करवाओगे उससे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप अपने डिटेल डालोगे. ठीक है. साइन करोगे, जो भी यहाँ पे जिसने भी ये रिसीव किया है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पे इसको अप्रूव करेगा. ठीक है. एंड देन इसको सबमिट कर दो आप कहाँ पर, एम्प्लॉय की फाइल में. ठीक. तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल कराना है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा.